ससुराल में सितम सहना और शांति से सहते रहना, यही माँ बाप बेटी को सिखाते हैं। लेकिन क्या हो जब सितम सर से गुजर जाए? क्यों रो रही है? रोती रहेगी क्या? बात करते हैं ना तेरे ससुराल वालों से। नहीं मानेंगे माँ वो लोग। माँ जी ने धक्का देकर कहा था लौट कर ना आना। हाँ, पर जीजा जी शाम को ऑफिस से आएंगी और आपको नहीं देखेंगे तो वो जरूर अपनी माँ की क्लास लेंगे। क्यों, है ना माँ? हाँ, और नहीं तो क्या। कितना प्यार करते हैं दामाद जी तुझे। तभी पिता आ जाता है। क्या दामाद जी प्यार करते हैं। अगर इतना ही प्यार होता तो माँ की हिम्मत ना होती। सारा किया धरा तो तुम्हारा ही है। कह रहा था बेटे को कुछ दिन पढ़ा लो, अपने पैर पर खड़ा होने दो, फिर कर देना शादी। लेकिन नहीं। अरे हाँ, तो कौन सा कलेक्टर बन जाती, और ऊपर से पैसे। अरे पैसे कहाँ से आते इसे पढ़ाने के? माँ, जितना पैसा इसके ससुराल वालों को इसे खुश करने के लिए दिया है ना, उससे तो पढ़ ही लेती दीदी। अब तू भी ना बाप की भाषा बोल। कहाँ है आपकी बहन? वही लेकर आई थी ना रिश्ता। चलो जरा उससे बात करते हैं। मीरा, जिसकी सास ने उसे ससुराल से निकाल दिया था, माता पिता के साथ बुआ के घर जाती है। अरे हाँ, तो क्या हो गया? अरे दे दो ना, 2-4 लाख ही तो मांग रहे। अम्मा, उन लोगों की भी मजबूरी है। लड़की का मकान पास में ही बना रहे ना। वो क्या है ना, मीरा की ननद की सास बड़ी तेज थी, तो बेटक बालक कर दिया उन लोगों ने। बेटी दामाद को खुद का घर बना कर दे रहे हैं। अरे तुम भी कर लो ऐसा कुछ। क्यों? अरे बहन, जितना पैसा 4 साल में इन लोगों ने मकान बनाने के नाम पर लिया है ना, उतने में तो 2 मकान बनाती था। लेकिन ये बता, तूने पता नहीं किया था कि इन लोगों के बारे में? ऐसे ही रिश्ता बता दिया क्या? खैर, जो होना था वो तो हो ही गया। मीरा की शादी किसी लालची घर में हो गई थी, जो हमेशा किसी न किसी बात पर पैसे की डिमांड करते। दिन बीत रहे थे। अरे क्या हो गया मीरा दीदी, आप उदास क्यों हो? देखना, पड़ोसी के यहाँ ससुराल से फोन आया था। कह रही थी मेरी सास ऊपर का मकान बना रही है, बदले में वो मेरे गहने मांग रही है। हाँ, तो दे दे गहने। अरे ससुराल सलामत है तो गहने बहुत आ जाएंगे बिटिया। ये वो माँ थी जो बेटी को हर वक्त किसी भी तरह झुकने को कहती। फिर एक दिन मीरा की सास उसके मायके आती है। क्या बात है, बेटी को तो बिठा कर ही रख लिया, ससुराल नहीं भेजना है क्या? हाय हाय, जुल्मी सास, वो भी बहू के घर में। घर का तो माहौल ही बदल जाता है। अरे बहन जी, आप आइए आइए। अरे बच्चों देखो तो, खुद देवता पधारे हैं हम गरीब की कुटिया में। बैठिए बैठिए। कुटिया? आज भी इन लोगों से बड़ा मकान है हमारा, और जो इन लोगों का मकान भी है ना, वो भी पापा के पैसों से। अरे चुप हो जाना, सुन लेगी तो चंडी चढ़ाकर बैठ जाएंगी। कैसे झेलती हो दीदी ऐसी सास? कितना घमंड दिख रहा है इनके चेहरे से। अरे वहाँ खड़ी खड़ी दोनों क्या बतिया रही हो, जल्दी आओ। मेरा सास के पैर छूती है। मोटी हो रही हो मायके में, वहाँ ठीक थी। हाँ माँ जी, यहाँ काम कम होता है ना। हाँ हाँ, हमने तो नौकरानी बनाकर रखा था ना तुझे। जबान देखो। अरे वैसे ये जबान ही ना ले डूबी तुझे। कैसी बात कर रही हैं? मीरा जबान चलाती है? यहाँ तो गाय की तरह रहती है, सीधी सादी। हाँ, गाय ही है, लेकिन जब मुंह खोलती है तो। सास बहू की बुराई पर बुराई किए जा रही थी कि तभी मीरा के पिता आते हैं। अरे बहन जी, हम लोग तो कब से इंतजार कर रहे थे आप लोगों का। बेटी को घर पर बिठा कर रखे हैं, ठीक थोड़ी ना लगता है। अरे तो हमारा घर बिन बहू के कौन सा ताजमहल लगता है? आप लोग तो बेटी भेजना ही नहीं चाहते।
कैसी बात कर रहे हैं? भला कौन बेटी को बिठा के रखना चाहेगा? अरे तो दे दो ना 4-5 लाख और विदा कर दो। मकान हमारा भी अधूरे में रुका है। अच्छा लगता है कि घर के सामने टूटा फूटा मकान दिखे। अरे चमकाओ जरा बेटी का ससुराल। अरे पैसे नहीं थे तो मकान तोड़ा क्यों? और पापा कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? एक कमरे का मकान था आपका, पापा के पैसे से कोठी बना ली। अब पापा ही और पैसा दे। क्यों? आपके बेटे में हिम्मत नहीं है क्या कमाकर घर चला सके? बहन को गुस्सा आ जाता है और बोलती ही चली जाती है। सास का पारा इन सब बातों से हाई हो जाता है। हाँ, था एक कमरे का मकान, फिर शादी क्यों कर दी? आपके बेटे को देखकर कि वो अच्छा कमा रहा है, लेकिन वो पैसा कहाँ जा रहा है वो तो पता ही नहीं चल पा रहा। हाय रे, ये दुनिया दामाद के पैसों पर नजर है। देखिए बहन जी, आपका मकान बनवा दिया, लेकिन आपकी बेटी का भी बनवाऊं ये हिम्मत नहीं है। मेरी एक बेटी और है, उसे भी देखना है। अरे तो लो, लेकर बैठे रहो अपनी बेटी। हम तो बिना पैसे के नहीं रखने वाले। और हाँ, मीरा तेरे गहने दे। तेरा बाप तो पैसे देगा नहीं, भिखारी कहीं का। बाप तो तेरे गहने ही बचे, घर तो बनवाना ही है ना। पिता के लिए ऐसे शब्द सुनकर मीरा को पहली बार गुस्सा आता है। भिखारी? मेरे पापा भिखारी? पैसे की भीख मांगने तो आप खड़ी हैं हम लोगों के दरवाजे। और हाँ, जितनी जल्दी हो यहाँ से निकल जाइए। सास बहू से बेइज्जती करवा कर निकल ही रही थी कि जाते जाते बड़े बेवकूफ लोग हैं। सास के जाने के बाद, ये क्या किया बेटी? बहुत हो गया माँ, मैं तंग आ गई थी। सारा दिन घर में नौकरानी की तरह काम करो, ऊपर से आप लोगों से पैसे मांगने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। दीदी, आप जीजाजी से बात करो। मीरा पति को फोन करती है, लेकिन वहाँ भी देखो मीरा, मेरी बहन का मकान बनवा दो अपने पापा से बोलकर। हम लोगों का तो जैसे तैसे उन्होंने बनवा ही दिया है। मकान नहीं बना तो तुम वही रहो, मैं दूसरी शादी कर लूंगा, जहाँ से भी पैसे मिल जाए। वैसे भी हमारा मकान देखकर तो अब कोई भी अपनी बेटी दे देगा। बेशर्म पति की हंसी सुनकर मीरा सन्न रह जाती है। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? आप दूसरी शादी? तभी बेल बजती है और सामने खड़ा होता है वकील, हाथ में तलाक का पेपर लेकर। हे भगवान, बड़े ही बेशर्म लोग निकले। पापा, आप इन लोगों से वो पैसे मांग लो जो अब तक आपने दिए हैं। पिता मीरा के ससुराल जाता है। देखिए बहन जी, अगर रिश्ता अब खत्म ही करना है तो मुझे लगता है हिसाब किताब हो जाना चाहिए। ये रही बैंक डिटेल्स। ये पैसा मैंने आप लोगों को दिया था। जब बेटी ही नहीं रहेगी यहाँ तो पैसे लौटा दीजिए, और उसके भरण पोषण की जिम्मेदारी भी दामाद जी ले। तभी दामाद आ जाता है। कैसी बहकी बातें कर रहे हैं? पीकर आए क्या ससुर जी? सॉरी, एक्स ससुर जी। पैसा चाहिए तो जी ये रहा मकान, यही है जो है, ले लीजिए, ले जाइए सारा मकान। पिता को गुस्सा आ जाता है। वो उठकर निकलने ही वाला होता है कि क्या हो गया? नहीं लेकर जा रहे हैं क्या मकान? यहीं लगा है आपका पैसा। और हाँ, मेरी दूसरी शादी में जरूर आना। और हाँ, फिर से कभी भी मन करे कि पैसे वापस चाहिए तो आकर घर ले जाना। क्योंकि इसी पर तो लगे हैं आप लोगों के सारे पैसे। पिता सर लटका कर घर आ जाता है। वो मीरा के ससुराल की बात पूरे घर को बताता है। कितने बेशर्म लोग हैं। इन लोगों की तो कोई तो रास्ता होगा जिससे ये लोग सही राह पर आ जाए। तभी मीरा, जो कि टीवी देख रही थी, अचानक उठती है। पापा माना पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन घर तो है ना, वही ले आते हैं।
लगता है गम से पागल हो गई है। अरे घर कैसे ले आएंगे? कोई मिट्टी या प्लास्टिक का तो नहीं है। मीरा बाहर जाती है और फिर कुछ घंटों के बाद, माँ माँ देखो टीवी में मीरा दीदी। अरे ये बुलडोजर में कैसे बैठी है? ये देखिए, मीरा ने तो पूरे ससुराल पर बुलडोजर चला दिया है। माँ दीदी का इंटरव्यू आ रहा है दूसरे चैनल में। मेरे पिता ने अपने खून पसीने की कमाई से इन लोगों का ये बड़ा मकान बनवा कर दिया, जिसमें उनकी बेटी आराम से रह सके। लेकिन इन लोगों की पैसों की डिमांड बढ़ती ही गई। जब पापा इन लोगों से पैसे लेने आए तो इनका कहना था कि पैसे मकान में लगाए हैं, मकान ले जाओ। तो मैंने बुलडोजर चलाकर मकान गिरा दिया है। अब ये मकान मैं ले जाऊंगी। तो देखा कैसे एक दहेज के लालची लोगों के लोभ का किला एक मजबूत बेटी ने गिरा दिया। ये प्रेरणा है उन बेटियों के लिए जो ससुराल में रहकर दुख सहती ही रहती है। हाय रे, अब कौन करेगा इस एक कमरे वाले मकान के लड़के से शादी? अब मीरा तू ही वापस आ जा। सॉरी, मैं गरीबों के घर नहीं रह सकती, बाय। ये बोलकर मीरा वहां से चली जाती है। सरस्वती के 2 बेटे हैं। बड़े बेटे राम की शादी रज्जू से हुई है और छोटे बेटे श्याम के लिए लड़की देखने का सिलसिला जारी है। एक दिन रज्जू की माँ का फोन आता है और उसकी सास फोन उठाती है। हेलो, कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ फोन पर रज्जू की माँ लीलावती बोलती है। हेलो समधन जी, मैं लीलावती बोल रही हूँ, रज्जू की माँ। अरे नमस्कार समधन जी, कैसी हो? बहुत दिनों के बाद याद किया आज। यहाँ पर तो सब कुछ ठीक है, बस मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। अगर बुरा न मानो तो एक बात बोलूं? अरे कैसी बात कर दी आपने समधन जी, आपकी बात का बुरा क्यों मानना? बोलिए बोलिए। मेरी कुछ दिन से तबीयत ठीक नहीं है और यहाँ पर मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं। क्या आप रज्जू को कुछ दिन के लिए मेरे पास भेज सकती हैं? ठीक है, हम रविवार को रज्जू को छोड़ जाएंगे। इतना कहकर सरस्वती फोन काट देती है और अपनी बहू को आवाज लगाती है। रज्जू, ओ रज्जू, जल्दी यहाँ आना तो। क्या हुआ माँ जी, कुछ चाहिए था क्या? अरे नहीं, कुछ नहीं चाहिए। अभी तुम्हारी माँ का फोन आया था, उनकी कुछ दिन से तबीयत खराब है, वो तुम्हें बुला रही है। राम को फोन करके कह दे कल की 2 ट्रेन की टिकट करा देगा, मैं भी जाऊंगी तुम्हारे साथ। इतना सुनते ही रज्जू राम को फोन करके सारी बात बताती है और 2 टिकट के लिए बोल देती है। शाम को खाने के टेबल पर सब रज्जू के जाने की बात करते हैं। तब रज्जू का देवर श्याम कहता है, भाभी आज बहुत खुश लग रही हो, मायके जाने की इतनी खुशी, उफ। खुश क्यों ना हो देवर जी, कितने दिन बीत गए अपनी माँ से मिले, और इस बार तो मैं 1-2 महीना रह कर ही आऊंगी। जब आपका मन करे तभी आना। अच्छा एक बात तो बताओ, वहां से क्या लाओगी मेरे लिए? देवर जी कहो तो देवरानी ले आओ। वैसे भी सभी घर वाले चाहते हैं कि आपकी जल्दी से शादी हो जाए। श्याम शर्मा जाता है और चुप हो जाता है। इतने में राम कहता है, रज्जू, तुमने जाने की सारी तैयारी तो कर ली है ना? कपड़े तो रख लिए ना? थोड़े गरम कपड़े भी रख लेना, वहाँ ठंड होगी, और जल्दी आने की कोशिश करना। ठीक है, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी बस। अगली सुबह दोनों जाने की तैयारी करने लगी। राम उन्हें स्टेशन छोड़कर घर वापस आता है। कुछ घंटों बाद रज्जू और सरस्वती गांव पहुंच जाते हैं। रज्जू अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होती है। माँ, आप अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती, कितनी कमजोर हो गई हैं आप। अब बेटा क्या ध्यान रखूं, उम्र भी तो हो गई है, ये बीमारियां तो लगी रहेगी। बहन जी आइए आइए बैठिए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप भी यहाँ आई। अगले दिन सरस्वती अपने घर वापस जाने लगती है तो लीलावती से कहती है, बहन जी,
ध्यान रखना आप अपना। आपकी तबीयत ठीक हो जाए तो आप भी रज्जो के साथ आ जाना। रज्जो के बिना तो घर सूना सूना लगेगा। अब सरस्वती अपने घर आ गई और घर की सारी जिम्मेदारी भी उस पर आ गई। एक दिन वो कपड़े धोकर छत पर सुखाने जाती है। बाल्टी में से टपकता पानी सीढ़ियों को गीला कर देता है और नीचे उतरते समय रज्जो की सास यानी कि सरस्वती देवी का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। ओह, अरे मेरी माँ मर गई, मेरा पैर तो गया। लेकिन घर में कोई नहीं था। सरस्वती जैसे तैसे अपने आप को संभालती जाकर कुर्सी पर बैठती है। वो अपनी बहू के बारे में सोचती है। अगर रज्जो होती तो मुझे संभाल लेती और घर भी संभाल लेती। अब घर के काम कौन करेगा? मैं डॉक्टर के पास कैसे जाऊं? बहुत दर्द हो रहा है। जब राम और श्याम घर आते हैं तो अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर वो जल्दी से डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर सरस्वती के पैर पर पट्टी बांधता है और उसे आराम करने की सलाह देता है। राम कहता है, माँ, आप बस आराम करो, मैं रज्जो को खबर कर देता हूँ, वो कल ही यहाँ आ जाएगी। अरे रहने देना बेटा, उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दिन में वो खुद ही आ जाएगी, उसे परेशान मत कर। माँ, अब हमें श्याम की भी शादी कर देनी चाहिए। कभी घर में कोई ऐसी परेशानी आती है तो कोई तो होगा घर संभालने वाला। आप और रज्जू की घर के काम काज में मदद भी हो जाएगी। कुछ समय बाद श्याम की शादी सीमा से हो गई। लेकिन सीमा ने तो आते ही घर में क्लेश शुरू कर दिया। वो छोटी छोटी बातों पर लड़ती और उसे देखकर रज्जू का भी बर्ताव बदल गया। एक दिन सीमा सुबह उठने में लेट हो गई और रज्जू ने नाश्ता बना दिया। सभी अपने अपने काम पर चले गए। जैसे ही सीमा अपने कमरे से आई तो रज्जू ने कहा, तुम साफ सफाई कर लो, मैं कपड़े धोने जा रही हूँ, जल्दी काम हो जाएगा। रज्जू की बात सुनते ही सीमा आग बबूला हो गई और कहने लगी, आज मैं उठने में लेट क्या हो गई? आप मुझ पर हुक्म चलाने लगी। मुझसे कोई इस तरह से बात करी है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे सीमा, ये किस तरह की बात कर रही हो तुम मुझसे? मैंने कोई हुक्म नहीं दिया तुम्हें, मैं तो बस काम को जल्दी खत्म करने की बात कर रही हूँ। उन दोनों की नोक झोंक सुनकर सरस्वती बाहर आ जाती है और दोनों को समझाती है। शाम को सब एक साथ खाना खाने लगे। लेकिन खाने के बाद जब सब अपने कमरे में चले जाते हैं और खाने के टेबल पर थाली यूं ही छोड़ देते हैं, सरस्वती को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो दोनों बहुओं को बुलाकर कहती है, तुम सब खाना खाकर चले गए, अब ये बर्तन कौन उठाकर रखेगा? मेरे लिए छोड़कर गई हो सारा काम। तुम दोनों को शर्म नहीं आती? अब दोनों बहुएं एक दूसरे के ऊपर बात टालते हुए फिर लड़ने लगी। ये देख सरस्वती परेशान हो गई। उसने दोनों को डांटा और उन्हें अपने कमरे में भेज दिया। सरस्वती ने जूठे बर्तन धोए। कुछ दिन इसी तरह चलता रहा। अब दोनों सास की नजरों में एक दूसरे को गिराने में लग गई। माँ जी, जब भाभी फोन पर बात कर रही थी ना, तो कह रही थी मैं अपने मायके चली जाऊंगी तो देखते हैं कि कौन काम करता है। अरे हम सबकी बुराई कर रही थी वो। बहू, किसी की बात चुपके से सुनना गलत है ना? तुम आज के बाद ऐसा मत करना। अब तुम जाओ, मैं रज्जो को समझा दूंगी। सरस्वती ने रज्जो से बात करके उसे समझा दिया, लेकिन रज्जो को अपनी देवरानी पर बहुत गुस्सा आया। अब वो भी सीमा की चुगली अपनी सास से करने लगी। अगले दिन रज्जो अपनी सास के कमरे में जाती है और कहती है, मैंने सीमा को बात करते सुना था। वो देवर जी से कह रही थी कि अगर हम लोग अलग कहीं रहे तो हम ज्यादा खुश रहेंगे, रोज रोज की लड़ाइयों से भी बचेंगे। सरस्वती को इस बात पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। जब दोनों बहुओं को लगा कि सरस्वती उनकी बातों में नहीं आने वाली, तो उन्होंने रिश्तेदारों और पड़ोसियों से एक दूसरे की चुगली करना शुरू कर दिया।
जब सरस्वती को ये बात पता चली तो उसने इनकी लड़ाई को शांत करने का उपाय निकाला। रज्जो, सीमा, यहाँ आओ दोनों। दोनों अपनी सास के पास आती हैं। कल मैं घर में हवन करवा रही हूं, तुम पड़ोसियों और रिश्तेदारों को आने के लिए कह दो और हवन की सारी तैयारी कर लो। हवन का दिन आ गया। पंडित जी रामायण का पाठ करने लगे। माता सीता से महान कोई पत्नी नहीं। उन्होंने अपने पति के लिए सारे राजपाट, सुख सुविधाएं त्याग दी। अगर कोई पत्नी अपने पति को परिवार से अलग होने को कहती है तो वो पाप की भागीदार होती है और बेटों को भी मां से अलग नहीं होना चाहिए। सीमा पंडित जी की बात बहुत ध्यान से सुन रही थी और उनकी हाँ में हाँ मिला रही थी। ऐसे ही रामायण का पाठ अंतिम सीमा पर आ गया, जिसमें विभीषण के बारे में बताया गया था। अगर विभीषण अपने भाई का भेद न देता तो रावण का विनाश नामुमकिन था। पूजा खत्म होते ही सीमा बोल पड़ी। तभी तो मैं कहती हूँ परिवार में आपसी प्रेम होना बहुत जरूरी है, लेकिन मेरी सुनता कौन है इस घर में? आपसी प्रेम की बात कौन कर रहा है, जिसने घर में आती ही लड़ाइयां शुरू करवा दी? दोनों में फिर से नोक झोंक शुरू हो गई। सरस्वती दोनों को चुप कराते हुए बोली, अरे चुप हो जाओ तुम दोनों, पड़ोसी क्या कहेंगे, सब सुन रहे हैं तुम्हारी बातें। तभी उनमें से एक पड़ोसन बोलती है, सरस्वती बहन, क्यों चुप करवा रही हो अपनी बहुओं को? हमें तो इनके बारे में सब कुछ पता है। ये दोनों हमारे घर आकर एक दूसरे की चुगली करती है। तुम्हारे घर की हर छोटी से छोटी चीज पता है हमें। आंटी जी, हमने अपना समझ के आपको कुछ बता दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सबके सामने हमारी सास से हमारी शिकायत करेंगी। आप तो सबसे बड़ी चुगलखोर हो। सीमा की बात सुनकर सभी पड़ोसन उन्हें बुरा भला कहने लगी। उनकी बातें सुनकर दोनों बहुएं सबके सामने बहुत शर्मिंदा हुई। जब सब उनके घर चले गए तो सरस्वती ने अपनी बहुओं से कहा, अब तुम दोनों को तो बहुत खुशी होगी कि सारे मोहल्ले की औरतें हमारे ही घर में खड़ी होकर हमें ही सुनाकर चली गई। हमें काफी साल हो गए यहाँ रहते हुए, लेकिन आज तक किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि हमसे ऊंची आवाज में भी बोल पाए। लेकिन आज तुम दोनों की वजह से ये सब हमारी बुराई कर रहे हैं। तुम दोनों ने ये सब अच्छा नहीं किया। सीमा, तुम्हारे इस घर में आने से पहले हम सब बहुत प्यार से रहते थे, लेकिन ये सब लड़ाइयाँ तुम्हारे आने के बाद शुरू हुई है। आज के बाद तुमने घर में किसी से भी झगड़ा किया तो मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ आऊंगा, समझी तुम? ये बात सुनकर सीमा रोने लगी और सबसे माफी मांगने लगी। पंडित जी भी ये सब देख रहे थे। उन्होंने सबको शांत करवाया। कृपया आप सभी शांत हो जाइए, गुस्से से तो बात और बिगड़ जाएगी। अगर आप दोनों बहुएं मिलकर रहती, घर की बात घर में रखती, तो कोई आपसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता। आज आपको इस बात का एहसास तो हो ही गया होगा। औरत ही तो होती है जो मकान को घर बनाती है। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, आप दोनों प्यार से रहो। आपके पड़ोसी और रिश्तेदार अपने आप चुप हो जाएंगे। पंडित जी की बात दोनों बहुओं की समझ में आ गई। अब दोनों प्यार से रहने लगी। इसी तरह समय बीत गया। अब पड़ोस की औरतें उनके प्यार की मिसालें देने लगी। रजनी की प्रेगनेंसी को 9वां महीना चल रहा था और दूसरी औरतों की तरह रजनी भी अपनी प्रेगनेंसी की सारी परेशानियों से गुजर रही थी। वैसे तो रजनी का पति महेश उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन जब से रजनी प्रेग्नेंट हुई थी महेश का ध्यान उसकी तरफ जाता ही नहीं, क्योंकि रजनी अब पहले की तरह पतली दुबली और सुंदर नहीं लगती थी उसे। और रजनी की सास उन्हें तो रजनी से अच्छी खासी नफरत हो गई थी, क्योंकि रजनी की सास कावेरी को लगता था कि अब वो भाग भाग कर घर के काम नहीं कर पाती। और इन सब बातों की वजह से रजनी बहुत परेशान थी।
मैं तो थक गई हूँ घर का काम कर करके। खाना बनाओ, सारे काम करो, कपड़े सुखाओ। अरे मुझसे ये सब नहीं होता। मम्मी जी कब से कह रही हूँ एक काम वाली बाई रख लेते हैं ना। मेरा भी 9वां महीना शुरू हो गया है और अब मुझसे बिल्कुल भी काम नहीं किया जाता। अरे कहना बहुत आसान है बहू, जरा ये भी तो सोचो, काम वाली कितने पैसे लेती है? तुम्हारा क्या है, तुमने तो मुंह हिला दिया बस। मम्मी जी आपकी बात ठीक है, लेकिन अभी कुछ ही दिनों में बच्चा भी आ जाएगा, उसकी भी बहुत सारे काम होंगे, आप नहीं कर पाएंगी। हमें किसी काम वाली से बात कर लेनी चाहिए। ये क्यों तुमने एक ही रट लगा रखी है, काम वाली बाई, काम वाली बाई? मैं अपनी सारी तनख्वाह इन फालतू की चीजों पर नहीं लगाने वाला। बड़ी मुश्किल से पैसा कमाता हूँ। क्या चाहती हो, अब ये सारे पैसे नौकरों में बांट दूं? मैं समझती हूँ महेश, लेकिन मम्मी जी से काम नहीं हो पाता और अब 9वें महीने में मुझसे भी काम करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। मैं कुछ नहीं जानती बहू। अब जो भी है, जैसा भी है, तुम अपने आप को संभालो। अब तुम प्रेग्नेंट हो गई तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सारे काम का बोझ मेरे सर पर आ जाए। मम्मी जी आप काम वाली भी नहीं रखना चाहती और आप खुद भी काम नहीं कर पाती, ऐसे में मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे नहीं पता क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। मैं जा रही हूँ सोने, शाम के वक्त। महेश, आज मेरी तबीयत कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा। क्या आप प्लीज़ मेरे लिए थोड़ा सा दूध बना कर ले आएंगे? अरे सारा दिन नौकरी करके आओ और शाम को तुम्हारी सेवा, अब यही काम है क्या मेरे पास? देखो जो करना है तुम अपने आप करो। मम्मी जी आप प्लीज़ मेरे लिए थोड़ा सा दूध बना कर ले आएंगी? मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा। अरे तो मेरे पैरों में भी दर्द हो रहा है, जो करना है खुद करो भाई, अब मुझसे नहीं होता। और ज्यादा ही परेशानी है तो अपनी माँ को बुला लो, वो करे तुम्हारी सेवा। ठीक है मम्मी जी, मैं अपनी माँ को फ़ोन कर देती हूँ, अब वही आकर मेरा ध्यान रखेंगी, क्योंकि इस तरह से तो काम चलने वाला है नहीं। बहुत परेशान हो गई हूँ मैं भी। रजनी अपनी माँ को कॉल करके अपने ससुराल में बुला लेती है। रजनी की माँ सुशीला जी बहुत ही सीधी सादी और अच्छी थी। अपनी बेटी की हालत देखकर वो बहुत परेशान हो जाती है। रजनी और सुशीला अपने कमरे में बैठकर बातें करते हैं। रजनी बेटा, इतने दिन तक तकलीफ उठाने की क्या जरूरत थी? तू मुझसे पहले ही कह देती। और देख, अब यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तू मायके चल, वहीं पर डिलीवरी करवाना। माँ अगर मुझे मायके आना होता तो मैं पहले ही आ जाती ना, लेकिन नहीं, मैं अपनी डिलीवरी यहीं पर करवाऊंगी, अपने ससुराल में रहकर। अरे क्यों जिद कर रही हो बेटा? तुम्हारे पति और सास की हालत देखकर तो लगता है कि वो तुम्हें 1 मिनट की राहत नहीं देने वाले, बेकार में परेशान हो रहे हैं। मम्मी लेकिन ये भी तो समझो ना, अगर मैं आपके साथ मायके आ गई तो ये लोग अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल छोड़ देंगे। छोड़ क्या देंगे, सामने हो तब भी तो कुछ नहीं करते। अगर यहाँ से चली गई तो उन्हें इस बात का एहसास कभी नहीं होगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो कितने सारे काम और जिम्मेदारियां होती है। तो क्या तू ऐसे ही परेशानी में रहेगी बेटा? नहीं मम्मी, अब आप आ गई है ना, कोई परेशानी नहीं होगी, बस आप कुछ दिन यहाँ पर रह जाइए। ठीक है बेटा, मैं यहाँ रुकने को तैयार हूँ। अगले दिन कावेरी जी, अब रजनी का बच्चा कभी भी इस दुनिया में आ सकता है, हमें कभी भी हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। हमें उसके लिए एक हॉस्पिटल का बैग तैयार कर लेना चाहिए। अब महेश हुआ था, उसके बाद तो मुझे इन सब चीजों का कोई एक्सपीरियंस नहीं। और बैग क्या तैयार करना, जब बच्चा आएगा तब हॉस्पिटल चलेंगे। अरे तब की तब देखी जाएगी, अभी से क्या तैयारी करनी। अरे लेकिन रजनी को अचानक से दर्द शुरू हो गया या कोई परेशानी हो गई तो हमें थोड़ा इंतज़ाम तो पहले से रखना चाहिए ना। कुछ ज़रूरी चीज़ें बैग में पैक करके रख लेनी चाहिए। अब आपको इन सब बातों का इतना एक्सपीरियंस है तो आप ही रख लीजिए भाई, हमें तो कुछ समझ में नहीं आता। रजनी आपकी बेटी है, जो भी है वो सब आपको दे देगी।
ठीक है बहन जी, जैसा आप कहें। मेरी तो बेटी है, मुझे उसकी तकलीफ दिखती है, इसलिए मैं तो उसका हॉस्पिटल का बैग आज ही तैयार करके रखूंगी। 2 दिन के बाद। दामाद जी, आपने हॉस्पिटल में डॉक्टर से बात करके रखी है ना? अगर रात को अचानक रजनी को दर्द शुरू हो गया, इमरजेंसी हो गई तो? अरे मम्मी जी, मेरे पास ऑफिस का इतना काम है कि मुझे इन सब चीज़ों के लिए वक्त ही नहीं मिलता। अब जो होगा देखा जाएगा। आपके कहने का क्या मतलब है? मान लीजिए कल को आधी रात को कोई परेशानी हो गई, डॉक्टर नहीं मिला, तो हमें पहले से डॉक्टर से बात करके रखनी चाहिए ना? अरे ऐसा कुछ नहीं होता मम्मी जी। सारी दुनिया की औरतें बच्चों को जन्म देती है। आप अपनी बेटी को लेकर कुछ ज़्यादा ही परेशान है। दामाद जी, मैं ज्यादा परेशान नहीं, आप ज्यादा ही लापरवाह हैं। एक काम करिए, आप मुझे हॉस्पिटल का नंबर दे दीजिए, मैं बात करके रखती हूँ। और इसके बाद सुशीला जी हॉस्पिटल में रजनी के लिए अपॉइंटमेंट पहले से ही बुक करके रखवा देती हैं। कुछ दिनों के बाद। कावेरी जी, अब तो रजनी का 9वां महीना पूरा होने आया है, हमें उसकी सेहत पर कुछ ज्यादा ही ध्यान देना पड़ेगा। मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ, कमजोर सी लगती है। अरे आप कुछ ज़्यादा ही परेशान रहती है अपनी बेटी को लेकर। कहाँ कमज़ोर है, कितनी तो मोटी हो रखी है। कावेरी जी, जिसे आप मोटा समझ रही हैं, वो उसकी प्रेगनेंसी का वजन है। आप उसकी सास है, उसके लिए कुछ अच्छा खाने पीने का बना दीजिए, देसी घी के लड्डू या कुछ ऐसा जो बच्चा होने के बाद भी वो खा सके। वो क्या है ना, मेरे हाथों में कुछ दिनों से बहुत दर्द हो रखा है। ठीक है, मैं ही कुछ करती हूँ, आप आराम करिए। दामाद जी, ज़रा बाज़ार से ड्राई फ्रूट और देसी घी लाकर देंगे, मुझे रजनी के लिए लड्डू बनाने थे। अरे मम्मी जी, मुझे तो ऑफिस में बहुत ज़रूरी काम है। मैं इस हफ्ते बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, नहीं कर पाऊँगा। आई एम सॉरी। महेश के जाने के बाद सुशीला जी रजनी के कमरे में जाती है। एक बात कहूँ बेटा, बुरा मत मानना, दामाद जी और तुम्हारी सास तो तुम्हारी प्रेगनेंसी की वजह से ऐसे पीछा छुड़ा रहे हैं जैसे बच्चे से उनका कोई लेना देना ही नहीं। मैं जानती हूँ मम्मी, और ये सब देखकर मुझे भी बुरा लगता है। मैं भी इस बात को लेकर बहुत परेशान रहती हूँ, लेकिन क्या करूँ? बहुत समझाने की कोशिश की, उन दोनों में से कोई भी इस बात को समझना ही नहीं चाहता। देख बेटा, तेरे कहने पर मैं यहाँ आ गई हूँ, मैंने सब कुछ संभाल भी लिया है, लेकिन कभी ना कभी तुम्हारे पति और सास को तुम्हारी और इस बच्चे की जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी ना। मेरे संभालने से कब तक काम चलेगा? हॉस्पिटल में रजनी एक सुंदर से बेटे को जन्म देती है। रजनी जब हॉस्पिटल में एडमिट होती है तो उसकी सास और महेश दोनों ही हॉस्पिटल में नहीं आते। सब कुछ सुशीला जी ही संभालती है। जब सुशीला जी बच्चे के जन्म की खबर उन्हें बताती है तो दोनों रजनी को मिलने के लिए आते हैं। कितना प्यारा है मेरा बेटा। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा बच्चा दिखने में इतना सुंदर होगा। ठीक कह रहे हैं आप, फाइनली हमारा बच्चा इस दुनिया में आ ही गया। अरे वाह, मैं दादी बन गई। बहुत खुश हूं मैं इस बात से। देखिए बहन जी, आप लोगों को खुश देखकर मुझे भी अच्छा लग रहा है। मैं भी नानी बनी हूँ, लेकिन पिछले कुछ दिनों से आपका अपनी बहू के प्रति जो व्यवहार था ना, मुझे बहुत बुरा लगा। अब आप बच्चे को देखकर इतनी खुश हो रही हैं, लेकिन इस बच्चे को जन्म देने के लिए मेरी बेटी ने कितनी तकलीफ सही है, उसे आपने कभी नहीं समझा। मम्मी जी, आप ठीक कह रहे हैं। अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि पिछले कुछ दिनों में मेरा व्यवहार रजनी के प्रति बिल्कुल भी ठीक नहीं था। माफ कर दीजिए सुशीला बहन जी। मैं बस दिन रात यही सोचती रहती थी कि घर का काम कौन करेगा, और ये सोच मुझ पर इतनी हावी हो गई कि मैंने अपनी प्रेग्नेंट बहू का ख्याल तक नहीं रखा। आपको जो भी तकलीफ हुई उसके लिए माफी मांगती हूँ, लेकिन आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। चलिए ठीक है, आप लोग समझ गए, मेरे लिए यही सबसे अच्छी बात है, क्योंकि अब मैं वापस अपने घर जाऊंगी और अपनी बहू और पोती की सारी जिम्मेदारी
आप लोगों को ही उठानी है। प्रियंका आज बहुत खुश थी। उसकी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट आज पॉजिटिव आई थी। प्रियंका का पति राघव अपने पहले बच्चे की दुनिया में आने की खबर सुनकर खुशी से नाच रहा था। मैं तो दादी बनने वाली हूँ। पूछ मत राघव, कितनी खुशी हो रही है मुझे। और राघव बेटा, तुम हमारे इकलौते बेटे हो और अब तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। बहू का अच्छे से ख्याल रखना बेटा। अब उसे केयर की बहुत जरूरत होती है। और प्रियंका बेटा, तुम्हें खुद भी अपना ध्यान रखना होगा। जी मम्मी जी, पापा जी, मैं अपना ख्याल रखूंगी। प्रियंका, हम आज ही डॉक्टर के पास चलते हैं। तुम्हारा जरूरी चेकअप करवा लेते हैं हॉस्पिटल में। डॉक्टर, आपने अच्छे से चेकअप कर लिया ना? हमारा पहला बच्चा है और हम दोनों बहुत एक्साइटेड हैं। क्या हुआ मैम? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? आपके चेहरे से ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई प्रॉब्लम है? देखो प्रियंका, तुम्हारा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही और अगर 10 दिन में सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो तुम्हें अबॉर्शन करवाना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे माँ बनना है। प्लीज कुछ कीजिए ना डॉक्टर। प्रियंका, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, बाकी सब भगवान की मर्जी। अभी तुम जाओ और 10 दिन के बाद वापस आना। घर पहुंचने के बाद, प्रियंका बेटा, सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है पापा। डॉक्टर ने 10 दिन इंतजार करने के लिए कहा है। अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। 10 दिन के बाद हॉस्पिटल में। डॉक्टर आप बताइए ना, सब कुछ ठीक हो गया है ना? मेरे बच्चे की ग्रोथ हो गई है ना? मैं प्रेग्नेंट हूँ ना? प्रियंका, अभी मैंने तुम्हारी सोनोग्राफी करके देखी। देखो, अब तक हार्ट बीट आ जानी चाहिए थी, लेकिन तुम्हारे बच्चे की तो हार्ट बीट ही नहीं आई। बस 3 दिन और अगर उसके बाद भी अगर हार्ट बीट नहीं आती तो तुम्हें अबॉर्शन करवाना होगा। ये बात सुनकर प्रियंका जोर जोर से रोने लगती है। अरे प्रियंका, ऐसे रोते नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये हमारा पहला बच्चा है राघव, मैं इसे खो नहीं सकती। ये सब हमारे साथ क्यों हुआ? 3 दिन के बाद जब राघव और प्रियंका हॉस्पिटल जाते हैं तो पता चलता है कि उनका बच्चा बिल्कुल ठीक है और उसकी हार्ट बीट भी आ गई है और वो दोनों इस बात को सुनकर खुश हो जाते हैं। देखो प्रियंका, भगवान की दया से सब कुछ ठीक हो गया है। अब तुम्हें अपना अच्छे से ख्याल रखना है। हाँ? अगले दिन। प्रियंका, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? क्या बताओ राघव, बहुत जोर से उल्टियाँ हो रही है। पिछले 15 मिनट से बाथरूम में उल्टियाँ कर रही थी। टेंशन मत लो प्रियंका, देखो मम्मी ने तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया है, चलो वो खा लो। नहीं नहीं राघव, मुझे कमजोरी हो रही है, मुझसे कुछ नहीं खाया जाएगा। अरे बेटा, लेकिन कुछ खाओगी नहीं तो कैसे काम चलेगा? चेहरा तो देखो कैसा पीला पड़ गया है। मम्मी जी, मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा। कुछ दिनों के बाद। राघव बेटा, प्रियंका कितनी कमजोर हो गई है, एक बार उसे डॉक्टर को दिखा कर लाओ। पापा, रेगुलर चेकअप तो चलता ही रहता है। वो क्या है ना, उसे बहुत उल्टियाँ होती है और वो कुछ खाती भी नहीं है, इसलिए कमजोर हो गई है। जानते हो उसके पैरों में कल कितनी सूजन आ गई थी, चल भी नहीं पा रही थी ठीक से। जानता हूँ मम्मी, आजकल उसे चक्कर भी बहुत आते हैं, काफी परेशान है। वैसे तो प्रेगनेंसी में सारी औरतों के साथ ऐसा कुछ न कुछ होता ही रहता है बेटा, क्या कर सकते हैं। कोई बात नहीं, हम प्रियंका का अच्छे से ख्याल रखेंगे। 2 महीने बाद। मम्मी जी,
मम्मी जी यहाँ आइए, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अरे ये क्या कह रही है बेटा? ऐसी हालत में तुम्हारे पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। मैं अभी राघव को बुलाती हूँ, वो तुम्हें डॉक्टर को दिखा कर लाएगा। जल्दी करो, जल्दी राघव को फोन करो। राघव प्रियंका को लेकर हॉस्पिटल जाता है। क्या बात है डॉक्टर, प्रियंका के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मैंने उसकी सोनोग्राफी करके देखी है। वो क्या है ना राघव, प्रियंका बहुत कमज़ोर है और उसकी वजह से उसे इंटरनल कुछ प्रॉब्लम हो गई है। लेकिन अब क्या होगा डॉक्टर? सब कुछ ठीक तो हो जाएगा ना? देखो, घबराने की कोई बात नहीं है। प्रियंका को सप्ताह में 4 इंजेक्शन लगाने होंगे। बस 1 महीने की बात है, उसके बाद में उसकी प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। किस तरह के इंजेक्शन डॉक्टर? कोई परेशानी तो नहीं है ना? परेशानी वाली बात तो है प्रियंका। देखो, तुम्हें थोड़ी हिम्मत रखनी पड़ेगी। ये इंजेक्शन थोड़े पेनफुल होते हैं, लेकिन माँ बनना है तो थोड़ा दर्द तो सहना पड़ेगा ना। अगले दिन प्रियंका को इंजेक्शन लगता है और उसे बहुत दर्द होता है। राघव, इंजेक्शन का बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा शरीर दर्द से फट जाएगा। घबराओ मत प्रियंका, हम सब है ना तुम्हारे पास, तुम्हें कुछ नहीं होगा। प्रियंका बेटा, कुछ दिनों की बात है, देखो फिर तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। डरो मत बेटा। लेकिन मम्मी जी, बहुत दर्द होता है इंजेक्शन लगवाते वक्त भी और उसके बाद भी। डॉक्टर ने कहा था प्रियंका कि ये हार्मोन के इंजेक्शन है। तुम्हारे पैरों में भी सूजन आ गई है ना इनकी वजह से। लेकिन क्या कर सकते हैं, प्लीज थोड़े दिन की बात है। जैसे तैसे इंजेक्शन लगवाकर 1 महीना पूरा होता है और प्रियंका की तकलीफ थोड़ी कम होती है। कुछ दिनों के बाद प्रेगनेंसी के 6ठे महीने में हॉस्पिटल में। अरे प्रियंका, कितनी कमजोर लग रही हो, कुछ खाती नहीं हो क्या? अब आप ही समझाइए डॉक्टर, हम सब तो कह कहकर थक गए। प्रियंका को एनीमिया हो गया है, जो ऐसी हालत में नहीं होना चाहिए। खून की कमी होने से बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब क्या करें डॉक्टर, आप कुछ दवाई दे दीजिए। राघव, दवाई देने से प्रियंका का एनीमिया इतनी जल्दी ठीक नहीं होगा। हमें उसे ब्लड चढ़ाना होगा। ठीक है डॉक्टर, जैसा आपको सही लगे। और उसके बाद प्रियंका को खून चढ़ाना शुरू होता है। खून चढ़ने के बाद डॉक्टर, जब से प्रियंका को ब्लड चढ़ाया गया है उसे हल्का सा बुखार रहता है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ब्लड चढ़ने के बाद अक्सर पेशेंट को फीवर हो जाता है। राघव, बुखार की वजह से बहुत कमजोरी लग रही है। हमारा बच्चा इस दुनिया में ठीक से आ तो जाएगा ना? प्रियंका, हिम्मत मत हारो, बस कुछ दिन की बात और है, सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद प्रेगनेंसी के 8वें महीने में अब थोड़ा थोड़ा सब कुछ ठीक लग रहा है। प्रियंका खाना भी खाने लगी है और उसकी तबीयत भी पहले से अब काफी ठीक है। सही कह रही हो माँ, एक औरत कितनी तकलीफ सहती है बच्चे को जन्म देने के लिए। प्रियंका की तरफ देखता हूँ तो बस यही सोचता रहता हूँ। हाँ बेटा, बात तो तुम्हारी सही है। हर रोज कुछ न कुछ लगा ही रहता है। राघव, तबीयत तो मेरी ठीक है, लेकिन देखो ना मेरा वजन कितना बढ़ गया है। अरे परेशान क्यों होती हो, बच्चे के जन्म के बाद तुम बिल्कुल पहले की तरह हो जाओगी, एकदम फिट। लेकिन पता है राघव, मेरे शरीर के अलग अलग हिस्सों पर बहुत सारे स्ट्रेच मार्क्स आ गए हैं और मुझे पता है वो ठीक नहीं होंगे। आई नो प्रियंका, बच्चे को पैदा करने के लिए एक लड़की को अपने शरीर के साथ साथ बाकी बहुत कुछ सहना पड़ता है। देखो ना, पहले मेरा फेस और मेरी बॉडी कितने शेप में थे और अब देखो, चलता फिरता ढोल लगती हूँ मैं। अरे इस बारे में मत सोचो डार्लिंग, अभी बस अपना और हमारे होने वाले बच्चे का ख्याल रखो। मैंने कहा था ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा।
एक दिन रात के वक्त प्रियंका ठीक से सो नहीं पा रही थी, बार बार करवट बदल रही थी। ये देखकर राघव से रहा नहीं गया। क्या बात है प्रियंका, तुम्हें नींद नहीं आ रही? कुछ चाहिए क्या? देखो ना राघव, इस बड़े हुए पेट की वजह से मैं ठीक से सो नहीं पा रही हूँ। जिस भी साइड करवट लेती हूँ दूसरी तरफ से पेन होने लगता है। तुम ये तकिया अपने पेट के नीचे लगाकर सो जाओ ना, शायद इससे तुम्हें आराम मिल जाए। कैसे भी आराम नहीं मिल रहा राघव, और मेरे पैर तो देखो कितनी सूजन आ गई है, ठीक से सो भी नहीं पाती हूँ। अब तो बस जल्दी से ये बच्चा इस दुनिया में आ जाए। कुछ दिनों के बाद 9वें महीने में। देखो प्रियंका बेटा, अब तुम आराम किया करो, बस थोड़ा बहुत इधर उधर वॉक कर लिया करो ताकि तुम्हारी डिलीवरी आराम से हो जाए। ज्यादा काम करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं। सही कहती है मम्मी जी, काम करना तो दूर, अब तो जरा सा चलने में ही थकने लग जाती हूँ, सांस फूलने लगता है मेरा। मैं समझती हूँ बेटा। और देखो, सीढ़ियाँ तो गलती से भी मत चढ़ना। हाँ मम्मी जी, बहुत परेशान हो रही हूँ, गर्मी भी बहुत लगती है, रात को ठीक से सो भी नहीं पाती। कितनी रातें हो गई मुझे नींद ही नहीं आई। मम्मी, बच्चा पैदा करना वाकई कितना मुश्किल होता है ना। प्रियंका की हालत देख देख के मेरी हालत खराब हो रही है। और फिर कुछ दिनों के बाद एक दिन अचानक रात के 2 बजे, राघव राघव मुझे बहुत दर्द हो रहा है, लगता है हमारा बच्चा आने वाला है। क्या हुआ प्रियंका, क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है, मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। मैं माँ को बुलाकर लाता हूँ। कुछ देर बाद प्रियंका को लेकर राघव हॉस्पिटल पहुंचता है। प्रियंका दर्द से चिल्लाने लगी थी। चुप हो जा बेटा, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। प्रियंका बेटा, थोड़ी सी हिम्मत रखो, अभी डॉक्टर आते ही होंगे। मम्मी जी, पापा जी, राघव मुझे बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा लगता है मैं मर जाऊंगी, मुझे कुछ हो जाएगा, मुझे घर ले चलिए। ऐसा नहीं कहते प्रियंका, प्लीज चुप हो जाओ। मम्मी जी, मेरा शरीर दर्द से फटा जा रहा है, प्लीज मुझे बचा लीजिए, मुझे कुछ हो जाएगा। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो देखो, डॉक्टर भी आ गए। क्या हुआ प्रियंका, इतना चिल्ला क्यों रही हो? डॉक्टर, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर की सारी हड्डियां टूट गई है, जैसे मेरे प्राण निकलने वाले हैं, मुझे बचा लीजिए। थोड़ी सी हिम्मत रखो, देखो तुम्हारा बच्चा अब दुनिया में आने ही वाला है, बस थोड़ी देर और रुक जाओ। मिस्टर राघव, हम आपकी वाइफ को एडमिट कर लेते हैं, आप लोग यहीं रुकिए। कुछ देर के बाद डॉक्टर बाहर आती है। क्या हुआ डॉक्टर, सब ठीक तो है ना? प्रियंका कैसी है? देखिए मिस्टर राघव, आपकी वाइफ बहुत कमज़ोर है, हमने बहुत कोशिश की नॉर्मल डिलीवरी करवाने की, लेकिन वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। ऐसा मत कहिए डॉक्टर, देखिए हमारी प्रियंका और हमारा होने वाला बच्चा, दोनों को बचाना आपकी जिम्मेदारी है। घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन हमें प्रियंका की सर्जरी करनी पड़ेगी। ठीक है डॉक्टर, आप प्रियंका का ऑपरेशन कर दीजिए। कुछ घंटों के बाद प्रियंका जब ऑपरेशन के बाद होश में आती है। राघव, मेरे पेट के आसपास इतना दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है। प्रियंका के पेट पर बहुत बड़ा कट लगा है और बहुत सारे स्टिचेस आए हैं। सच में राघव, मुझसे तो हिला भी नहीं जा रहा। हमारा बच्चा कहाँ है? ये देखो बहू, हमारी सुंदर सी पोती और तुम्हारी बेटी, देखो देखो इसे। क्या सच में ये हमारी बच्ची है? कितनी सुंदर है,
राघव, इसका चेहरा तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। सही कहती हो प्रियंका, तुमने बहुत तकलीफ सही है इस बच्चे को दुनिया में लाने के लिए। लेकिन पता नहीं क्यों राघव, जैसे ही उसका चेहरा देखा ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। मैं बिल्कुल ठीक थी। जानती हो बहू, अपने बच्चे की शक्ल देखने के बाद दुनिया की हर औरत अपनी प्रेगनेंसी की सारी तकलीफों को भूल जाती है।